हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 13 होने वाला है जेई एक्सप्रेस सीरीज का। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, उनको मैं बता दूं यार कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं जेई की, फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो यार इधर भी थोड़ा वीडियोस कम आ रहे थे क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, मैंने बताया भी था। बट अब वो खत्म हो गए, तो अब इसके बाद रेगुलरली वीडियोस आएंगे और थोड़ी फ्रीक्वेंसी भी मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। तो वैसे तुम्हारा पूरा सिलेबस जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले खत्म हो ही जाएगा। और इसका पूरा एक शेड्यूल मेरे पास पड़ा है, वो मैं 1 से 2 दिन के अंदर इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो पूरा शेड्यूल तुम्हें मिल जाएगी कब कौन सा टॉपिक इसमें होने वाला है। तो बहुत लोग रोटेशन वगैरह का भी पूछ रहे थे, तो उसमें मैंने एक्चुअली डेट वाइज दिया हुआ है कि किस डेट पे कौन सा चैप्टर कब स्टार्ट होगा, कितने लेक्चर लगेंगे और सारी चीजें। और वो शेड्यूल तुम एक बार जरूर देख लेना। और उसमें हर चैप्टर मैंने एक एक दो दो लेक्चर एक्स्ट्रा रखे हैं क्योंकि पता नहीं किसी किसी टॉपिक पे टाइम भी लग सकता है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा डाल के रखे हुए हैं। तो बहुत इजीली तुम्हारा सिलेबस फर्स्ट जेई मेन के पहले खत्म हो जाएगा। और ये एडवांस लेवल की बात हो रही है। इसके अलावा जेई मेन के लिए एक डेडिकेटेड सीरीज बीच में मैं और लाऊंगा दिसंबर के आसपास, एक महीने में, जिसमें हम जेई मेन के पीवाईक्यूज और उसके साथ केवल जेई में रिलेवेंट टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बनाऊंगा कि किस किस चैप्टर में क्या क्या जेई में रिलेवेंट टॉपिक्स तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, तो वो देखेंगे हम उसमें। तो आगे बढ़ते हैं यार। लास्ट टाइम हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, तो सर्कुलर मोशन के हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके थे। तो इसी में एक पार्ट आता है यार पेंडुलम का। तो एक तुम्हारा होता है सिंपल पेंडुलम और एक तुम्हारा इसके बाद हम पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इस बार अभी आज हमारा एम है सिंपल पेंडुलम को समझना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम बेसिकली क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम इसको समझेंगे। तो फिर इस तरीके का पहले तो एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये सीलिंग है एक तरीके की। एंड यहाँ से ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और इससे सपोज ये एंगल तुम्हें गिवन है थीटा नॉट, और इसकी वैल्यू है सपोज 30 डिग्री। तो यहाँ पर अभी हम वैल्यू ले ले रहे हैं, बाकी तुम जनरली थीटा नॉट मान के भी सारी चीजें कर सकते हो। और ये एक बॉब है जिसका मास है स्मॉल m, और ये इस तरीके से इस पे अटैच्ड है, ठीक है। तो ये है। तो ये बेसिकली एक पेंडुलम है। अब ये अगर तुम ध्यान से देखो, तो इसको अगर हम यहाँ पे इसी पोजीशन पे छोड़ दें, इसी 30 डिग्री वाली पोजीशन पे, तो ये यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा और फिर वापस आएगा। कितना जाएगा? तो ये भी तुम्हारा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री जाएगा और फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वैसे जाएगा। तो एक तरीके का एक एसएचएम टाइप का मोशन ये करेगा, ठीक है, अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो जनरली नहीं, हम मान के चलते हैं कि नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसका मोशन कैसा होगा, ये यहाँ से जाएगा और इस बेसिकली ये 30 डिग्री तक जाएगा और फिर यहाँ से फिर वापस आएगा, और इस तरीके से मोशन ये करता रहेगा, ठीक है। तो इसी पे काफी सारी चीजें पूछी जा सकती है, तो वो एक एक करके हम देखेंगे कि इस तरह पे क्या क्या चीजें, जितने भी पॉसिबल चीजें पूछी जा सकती है वो हम सारी डिस्कस करेंगे, कि अगर पेंडुलम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उससे इजिली हो जाए। तो ठीक है। तो तुम इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लो। अ पेंडुलम बॉब इज स्विंगिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ। पेंडुलम, एक मिनट, हाँ ठीक है। बॉब इज स्विंगिंग, ठीक है, विथ मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विथ मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा नॉट इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये तो दिखा दिया मैंने तुम्हें कि मैक्सिमम 30 डिग्री जा रहा है, फिर वो वापस उल्टा 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है। तो पहली चीज जो हम पूछ रहे हैं इसमें, तो हम डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज जो हम इसमें पूछ रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 बार, या 80 का बेसिकली मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, तो बार हटा दो, मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, डायरेक्शन तो अपने आप देख ही लोगे। व्हेन रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इक्वल टू 0, जब ये रेडियल एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 होगा, उस पॉइंट पर तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है भाई। तो देखते हैं इसको। तो जो तुम्हारा ए आर होता है वो क्या होता है? वो mv² बाई आर होता है। और इसको ये बोल रहा है 0 होगा, तो ये 0 कब होगा? क्या रेडियस 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है बहुत कुछ एल है, तो वो लेंथ तो 0 है नहीं, तो ये 0 नहीं हो सकता। और मास भी 0 नहीं हो सकता, तो मतलब v 0 हो जाए।
तो v इक्वल टू 0 हो जाए तो उस पॉइंट पर तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इस पॉइंट पर अब तुमसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो वेलोसिटी जीरो कब होगी, अब ये समझो। ठीक है, तो वैसे तो तुम इसकी पूरी एनालिसिस कर सकते हो। अब ये बताओ, मतलब ए आर जीरो तुम्हारा तब होगा जब तुम्हारी वेलोसिटी जीरो होगी। और वेलोसिटी जीरो कब होगी इस पूरे मोशन में? अब ये यहाँ से जब तुम इसको रिलीज करो तब इसकी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, ये रेस्ट पे है जब ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। फिर यहाँ से जब चलेगा तो ये कुछ वेलोसिटी गेन करता चलेगा, गेन करता चलेगा, और जब ये इस पॉइंट पर होगा तब भी इसके पास इधर की तरफ एक वेलोसिटी होगी। फिर ये वेलोसिटी होगी, ये इस तरीके से मूव करते करते फिर जब ये 30 डिग्री पर पहुंचेगा फिर से, तब इसकी जो है या इस पॉइंट पर फिर से वेलोसिटी जीरो होगी। तो वेलोसिटी जीरो कौन कौन से पॉइंट पर हो रही है? एक इस तरफ मैक्सिमम पर और एक इस तरफ मैक्सिमम पर। तो वेलोसिटी जीरो हो रही है एक इस तरफ मैक्सिमम पर और एक इस तरफ मैक्सिमम पर। तो ये दो पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स पर तुम्हें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बनाना है। तो आओ देखते हैं। तो एक काम करते हैं, पेंडुलम का पहले तो एफपीडी बनाते हैं। ठीक है, हम जनरल पॉइंट में भी बना सकते हैं, पर जब अपने को दिख रहा है कि 30 डिग्री वाला पॉइंट ही है तो फालतू का कॉम्प्लिकेट क्यों करना। तो 30 डिग्री वाले पॉइंट पर ही हम एफपीडी बना लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, अब इस पर फोर्सेस देखो क्या क्या होंगे। तो एक तो इस पर होगा इसका वेट एम जी डाउनवर्ड, और एक होगा ये टेंशन। ठीक है, और तुमसे पूछा क्या है? टेंशन ही पूछा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अगर ये 30 डिग्री था तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री नहीं होगा? ये तुम्हारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये 30 है तो ये भी 30। ठीक है भाई, ये 30, जरा मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो क्या ये भी 30 नहीं होगा? होगा। तो अब चुपचाप से इस एम जी के कंपोनेंट ले लो। जब कंपोनेंट लोगे तो ये आएगा एम जी कॉस 30 डिग्री, और एक आएगा रेडियल के लिए तुम्हारा एम जी साइन 30 डिग्री। तो अभी अपने को रेडियल से लेना देना है ही नहीं, अपने को टेंशन चाहिए थी। तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉस 30 डिग्री, और 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है तुम्हारी, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू होती है हाफ, ये हो जाएगी एम जी बाई टू। ये टेंशन की वैल्यू हो गई। एक मिनट, टेंशन चाहिए था? ओ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, टेंशन तो नहीं चाहिए था अपने को। क्या चाहिए था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा था ना, सॉरी सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा था। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स क्या है इस पूरे अरेंजमेंट में? टेंजेंशियल फोर्स बस ये वाली है, तो मैं समझ में आ रहा होगा। ये तो रेडियल फोर्स दे रही है, दोनों रेडियल डायरेक्शन में है, और ये तुम्हारी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो एटी जो होगी तुम्हारी वो एफ टी बाई एम हो जाएगी। तो एफ टी तुम्हारी क्या है? एम जी साइन 30 डिग्री। तो एटी तुम्हारा क्या हो जाएगा? एम जी साइन 30 डिग्री अपॉन एम, यानी कि जी साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री यानी कि हाफ, यानी कि जी बाई टू तुम्हारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम्हारा आ गया जब तुम्हारा रेडियल एक्सेलरेशन जीरो। और देखो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में। ठीक है, सेकंड पार्ट है तुम्हारा, व्हेन इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज जीरो, तो वैल्यू इन टेंशन, व्हेन इट्स ए आर इक्वल टू जीरो, वैल्यू ऑफ टेंशन इन स्प्रिंग। तो ये तो हमने पिछली बार ही कैलकुलेट कर लिया यार अभी। तो हम गलती से हमने टेंशन कैलकुलेट कर लिया था। ये तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट है। टेंशन हमने निकाला था एम जी बाई टू, सॉरी एम जी कॉस 30 डिग्री। हाँ ये गलती हो गई। तो कॉस 30 तुम्हारा रूट थ्री बाई टू होगा, तो एम जी रूट थ्री बाई टू, ये तुम्हारा टेंशन है। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है ऊपर। कॉस 30 रूट थ्री बाई टू होगा, और कॉस 60 हाफ होगा, वो गलती हो गई थी। तो ये हो गया तुम्हारा टेंशन। तो ये कैसे कैलकुलेट किया? इसी एफबीडी से। तो इसमें भी मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों इजी पार्ट थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। तो थर्ड पार्ट है तुम्हारा, ठीक है, when the bob reaches at bottom point O, find its speed. When the bob reaches at bottom point O, find its speed. इसमें बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, तो फिगर क्वेश्चन वाले में देख लेते हैं। तो ये है तुम्हारा पॉइंट ओ, जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है। जब तुम इसको यहाँ से छोड़ोगे, इस पॉइंट से जब इसको हम रिलीज करेंगे, तो ये ऐसे मूव करके आएगा और इस पॉइंट पर आएगा। तो ये तुम देख ही सकते हो कि ये यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस है जो ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये ऐसे जाएगा थोड़ा थोड़ा ऐसे, इस तरीके से। तो इस पॉइंट पर जब ये आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो आओ इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले एक बार इसका फिर से। ये हो गया तुम्हारा। ठीक है,
और ये हो गया तुम्हारा बॉटम मोस्ट पॉइंट ओ, और ये है अपना पॉइंट जहां से हमने इसको रिलीज किया था, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है। अब इसके देखो दो तीन मेथड है। तो पहले हम एक वर्क एनर्जी वाला मेथड है जो सबसे सिंपल मेथड है जो हमें करना चाहिए। तो अगर तुमने वर्क एनर्जी पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वही है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करना है। नहीं समझ में आया तो अभी छोड़ देना, वर्क एनर्जी के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट मैं बता तो देता ही हूँ। तो पहला है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जब यहाँ पे था तो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहाँ पर जीरो मान लेता हूँ, डेटम मान लेता हूँ अपना, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी तुम्हारी mgh, और h क्या है, ये वाली हाइट। ठीक है। फिर जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर जिसमें से v यहाँ की स्पीड है जो हमें चाहिए है। ठीक है। तो तुम लिख सकते हो कि हाफ एम वी स्क्वायर जो कि फाइनल है तुम्हारा, प्लस जीरो, इज इक्वल टू एम जी एच प्लस जीरो। ये लिख सकते हो। तो ठीक है, सिंपली। तो ये हो गया। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, ये लिख सकते हो। ठीक है। अब बस ये h कैलकुलेट करना है। तो h की वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी लेंथ ये l है तो ये हमें माननी है। वैसे क्वेश्चन में शायद l मेरे को मेंशन करना चाहिए था, मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। तो लेंथ ये l भी गिवन ही है। ठीक है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, इसको तुम लिख लेना। ये इसकी लेंथ l है। ठीक है। तो ये हो गया। तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। अब इस h की वैल्यू कैसे निकाले, तो तुम ध्यान से देखो, ये l है। ठीक है ना। तो जो तुम्हारी ये वाली लेंथ है, ये हो जाएगी तुम्हारी l cos 30 डिग्री, मानते हो। ठीक। और ये जो पूरी लेंथ है, ये वाली यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये एल हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग ऐसे नीचे आती तो ऐसा होता ना, तो ये एल हो जाती। ठीक है। तो एच तुम्हारी एल माइनस एल कॉस 30 डिग्री नहीं हो जाएगी, एच जो तुम्हारी होगी वो ये पूरा एल माइनस एल कॉस 30 डिग्री, तो तुम्हें ये वाला एच मिल जाएगा। तो एल माइनस एल कॉस 30 डिग्री तुम्हारी एच की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं भाई, एच हो जाएगी तुम्हारी एल माइनस एल कॉस 30 डिग्री, यानी कि एल अंदर आएगा वन माइनस कॉस 30 डिग्री, यानी कि एल इंटू में वन माइनस रूट थ्री बाय टू, ये हो जाएगी तुम्हारी एच की वैल्यू। ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी टू जी एच, यानी कि टू जी एल वन माइनस रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ से लिख सकता हूँ, टू को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो जी एल इंटू टू माइनस रूट थ्री, ये हो जाएगी तुम्हारी वी स्क्वायर की वैल्यू। पूछा क्या था भाई, स्पीड पूछा था वी, तो वी हो जाएगी तुम्हारी जी एल, ये सॉरी रूट ओवर जी एल इंटू टू माइनस रूट थ्री, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये था सबसे आसान मेथड इस चीज को करने का। एक और मेथड है, ठीक है, इसे तुम खुद ट्राई करना, मैं तुम्हें मेथड बता दे रहा हूँ कैसे होता है। और अगर ना हो तो मेरे को इसमें कमेंट्स में डाल देना, तो मैं अगली क्लास में तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। बाकी मैं मेथड समझा दे रहा हूँ। तो मेथड ऐसा है कि वही है, ये रहा तुम्हारा बॉब, इस तरीके से। सपोज इसको जब हमने रिलीज किया था 30 डिग्री, अब ये किसी जनरल एंगल अल्फा पर आ गया, मतलब बेसिकली हमने रिलीज कहाँ से किया था, रिलीज हमने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर किया था। ये हो गया मान लो जो इनिशियल पोजीशन, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये किसी एंगल अल्फा तक आ गया। ठीक है। किसी जनरल एंगल अल्फा पे अगर हम एनालिसिस करेंगे, तो ये हो गई टेंशन, इस पर फोर्सेस दिखा रहा हूँ, एम जी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके कंपोनेंट ले लो, ये आएगा तुम्हारा एम जी कॉस अल्फा, ये आएगा तुम्हारा एम जी साइन अल्फा। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो ए टी जो है तुम्हारा, वो आएगा एम जी साइन अल्फा, है ना। और ए टी को मैं लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, है ना। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वी डी वी इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा डी एस, है ना। तो डी एस क्या है कि अगर अब यहाँ से मैं छोटा सा एक एंगल डी अल्फा आगे बढ़ता हूँ, अल्फा वाली पोजीशन से, ये डी अल्फा मैं आगे बढ़ा हूँ, तो ये जो लेंथ कवर की है मैंने, तो ये जो डीएल लेंथ होगी वो होगी तुम्हारी एल डी अल्फा, सॉरी ये डी एस लेंथ बेसिकली, तो ये हो जाएगी हमारी एल डी अल्फा। तो डी एस को मैं यहाँ से एल डी अल्फा लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख दूंगा अब एम जी एल साइन अल्फा डी अल्फा, ये हो जाएगा तुम्हारा वी डी वी के बराबर। अब चलो इतना बता दिया तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। तो v की लिमिट क्या होगी, v इनिशियल जीरो था,
उस टाइम में तुम्हारा अल्फा क्या था, थीटा नॉट इक्वल टू 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज था। और अब हमारा v एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा हम ढूंढ रहे हैं। ओ सॉरी, क्या ढूंढ रहे थे, एक मिनट, बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे थे ना। तुम जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी भी से लिख सकते हो एट एन एंगल थीटा, बट वो अभी नहीं करना हमें, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखना है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर तुम देख सकते हो कि तुम्हारी जो थीटा की वैल्यू हो, जब ये यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या ये जीरो नहीं होगी? जब ये एकदम ऐसे वर्टिकल हो जाएगा तो ये थीटा तुम्हारा जीरो हो जाएगा। तो वही हम जीरो यहाँ पर अभी लिमिट देंगे। थीटा की लिमिट हो जाएगी तुम्हारी 30 से लेकर के जीरो की, जीरो तक। और जीरो से लेकर के इसकी वेलोसिटी मैंने कुछ वी बोल दी। इधर मैं लिख सकता हूँ v² बाई 2, इंटीग्रेशन किया है। ये तुम्हारा mgl तो बाहर आ जाएगा भाई। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, और इसकी लिमिट देंगे 30 डिग्री से जीरो। ठीक है, यहाँ से लिख सकता हूँ v² बाई 2 इक्वल टू mgl। अंदर आएगा तुम्हारा, कॉस जीरो होता है तुम्हारा 1, एक मिनट, हाँ कॉस जीरो होता है तुम्हारा 1, तो -1। और cos 30 होता है तुम्हारा माइनस √3/2। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? आ, क्या हो रहा है यार? अच्छा एक मिनट, हाँ। अल्फा बेसिकली तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन और आना चाहिए था, वो हमसे गलती हो गई। ठीक है, तो अल्फा डिक्रीज हो रहा है, तो एक मिनट चेक कर दूं जरा। हाँ, तो यहाँ पर एक माइनस साइन और आएगा, वही गलती हो रही थी। तो यहाँ पे माइनस साइन और आएगा। तो ये कॉस अल्फा, जो माइनस कॉस अल्फा था, ये माइनस माइनस मिल करके ये वाला माइनस यहाँ से हटा देंगे, तो इसको प्लस कर देंगे। तो ये कुल मिला के तुम्हारा ऐसा बचेगा, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - √3/2। आप ठीक आ रहा, ठीक है, यही गड़बड़ हो गई थी, ये हटा दो। तो ये आ जाएगा, तो इस मेथड से भी तुम्हारा v² की वैल्यू आ जाएगी 2 mgl, सॉरी mgl 2 - √3। यही आई थी ना ऊपर भी। एक मिनट, इसमें m एक्स्ट्रा आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, ये 80 mg साइन अल्फा तो नहीं होगा यार, यही गलती हुई है। 80 तो जी एच साइन अल्फा ही होगा, m थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये m हटा तो सब जगह था, ठीक है। m गलती से आ गया है, ये gl इंटू 2 - √3 ये आ जाएगा। ये आ गया, और फिर वही v तुम्हारा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 g, सॉरी अंडर रूट ऑफ gl इंटू 2 - √3। तो ये इस मेथड से भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है यार, इतना ज्यादा अच्छा मेथड है वो वर्क एनर्जी वाला, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या जिससे करो। तो और चीजें देखो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं। सेकंड, हाँ, अब देखते हैं और चीजें इसमें क्या पूछ सकते हैं। तो तीन चीजें तो हो गई। अब चौथा पार्ट, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉब इज एट बॉटम। ठीक है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉब इज एट बॉटम। तो बॉब जब बॉटम पे होगा, तो उस टाइम पे तुम्हें टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है। तो आओ देखते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो तुम्हारा ये है, इनिशियली तुम्हारा ऐसा था, ठीक है, 30 डिग्रीज पर, ठीक है। बट अब ये फाइनली जो इसकी सिचुएशन है वो ऐसा है कि बॉब तुम्हारा इस तरीके से वर्टिकल हो गया है ना। तो मतलब बॉब तुम्हारा बॉटम पर है। तो इस टाइम पे तुम्हें टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है, तो क्या होगा। तो एफबीडी देखते हैं भाई, है ना। तो अब इस पर जो दोनों फोर्सेस होंगे, एक होगा इसका वेट mg, और एक होगा इसका टेंशन, बस दो ही फोर्सेस है। तो अब मैक्सिमम लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो बोलेंगे भाई T = mg, और यही आंसर दे करके आगे बढ़ जाएंगे, और ये भी ऑप्शन में होगा। अगर अच्छा पेपर है तो ये भी ऑप्शन में होगा। बट क्या ये आंसर सही है? खुद सोचो। क्या हम फोर्सेस इक्वेट कर सकते हैं? क्या ये इक्विलिब्रियम में है इस समय? खुद सोचो। अब ध्यान दो, इस पॉइंट पर अभी हमने बोला कि इसके बाद एक वेलोसिटी है v, और उस v की वैल्यू क्या है, ये जो ऊपर लिखी हुई है ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसके बाद एक वेलोसिटी है, इसके बाद एक वेलोसिटी है, तो इस पर इसके पास एक नेट सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी, और उसकी वैल्यू होगी mv² बाई आर।
या आर को यहाँ पे एल, क्योंकि इसकी लेंथ एल थी, एम वी स्क्वायर बाई एल। और ये क्या इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं होगी, इज इक्वल टू टी माइनस एम जी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो टेंशन की जो तुम्हारी यहाँ से वैल्यू आएगी वो आएगी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। समझे बात को? तो टेंशन एम जी है, ये बात नहीं है, ये गलत है। ये तब होता जब ये वी जीरो होता, बट क्या ये वी जीरो है? नहीं है। वी जीरो नहीं है, तो टेंशन तुम्हारा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल होगा, ना कि एम जी होगा। तो यही लोग गलती करते हैं ज्यादातर, तो ये तुम्हें नहीं करनी है, ध्यान रखना है। जो पूछा है एकदम टू द पॉइंट देखो। इस पॉइंट पर इक्वेट तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं है, और कहीं पर भी नहीं दिया है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में ये तब होता जब ये तुम्हारा वी जीरो होता। ये स्टेक अगर ये स्टैग्नेंट स्टेट पे होता, अब इसके बाद ये दाएं बाएं नहीं जा रहा, रुक गया भाई वहीं पे। बट अभी ये ऊपर जाने की टेंडेंसी है इसकी, वापस से ऐसे जाके ये ऐसे आया, और इसके बाद एक वेलोसिटी है, फिर इसकी वजह से ऊपर भी जाएगा। तो इसलिए इसके बाद एक नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है उस वी वेलोसिटी की वजह से, और वो है तुम्हारी एम वी स्क्वायर बाई एल, और वो हो गई टी माइनस एम, जो टेंशन और एम जी का रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू तुम्हें मिल गई, जो कि एम जी से थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैं देख भी रहा होगा। तो अब ये वी की वैल्यू कहाँ से लाए यार? वी की वैल्यू हमने निकाली हुई ऊपर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जी एल इंटू टू माइनस रूट थ्री है, रख देते हैं यहाँ पे, प्लस एम जी एल टू माइनस रूट थ्री अपॉन एल। इसको हटा दो भाई। तो टेंशन की वैल्यू में यहाँ से लिख सकते हैं एम जी प्लस टू एम जी माइनस रूट थ्री एम जी, यानी कि एम जी के साथ टू प्लस वन की हो जाएगा थ्री माइनस रूट थ्री, ये हो जाएगी हमारी टेंशन की वैल्यू। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। और देखो इसमें एक आध क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन तुम्हारा इसमें है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड व्हेन पेंडुलम इज वर्टिकल। जब पेंडुलम वर्टिकल पोजीशन में है, उस टाइम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा? अच्छा, सर्कुलर मोशन जब हमने पढ़ा था, तो हमने एक बात करी थी, तुम्हें अगर याद हो, कि जो तुम्हारे दो कंपोनेंट हैं, जिसमें से जो तुम्हारा रेडियल कंपोनेंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन, है ना, वो सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड या हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन को थोड़ा थोड़ा चेंज करता है, जिसकी वजह से पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करता है, जिसमें वो हर सेकंड या हर इंस्टेंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। और जो तुम्हारा एटी होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो क्या करता है? वो तुम्हें स्पीड चेंज करने का काम करता है। अगर एटी जीरो है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन हो रहा होता है। बट अगर एटी की कुछ भी एक वैल्यू है, तो मतलब तुम्हारा एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एटी होता है। तो अब जब हम ये वर्टिकल पोजीशन पर ही तुम्हारा पेंडुलम आ ही चुका है, तो इस पे हमने एफबीडी बना के देखा था कि एक इसका वेट है, एक इसका टेंशन है। तो क्या इसके ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स है? फोर्स जीरो है, विच इम्प्लाइज तुम्हारा एटी जीरो है। और एटी जीरो है, तो जो तुमसे पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वो भी तुम्हारा जीरो है, तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा जीरो। इस पॉइंट पर स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ये फिर आगे मोशन कंटिन्यू करेगा। ठीक है भाई। तो एक और अच्छा क्वेश्चन, ये जल्दी पूछ रहा तो नहीं जाएगा, बट अब क्योंकि हम कर रहे थे, ये भी देख लेते हैं एक बार। तो ये लास्ट है। मैक्सिमम से हमने लगभग लगभग सारी चीजें कवर कर ली है, या थोड़ा बचता है वो एक इरडोफ का भी हम क्वेश्चन करेंगे, उससे तुम्हारा बचा कुचा भी कवर हो जाएगा जो छूट रहा है इसमें। बाकी सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली है। तो इसमें पूछ रहा है बाय व्हाट एंगल, मिनट क्या हो गया, बाय व्हाट एंगल एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर इज रोटेटेड, ठीक है, व्हेन बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम थीटा नॉट इक्वल टू 30 डिग्रीज टू द टाइम, टू द इंस्टेंट, है ना, व्हेन इट इज वर्टिकल। जब ये वर्टिकल हो जाता है, तब तक एक्सेलरेशन वेक्टर कितना रोटेट हो जाएगा, जब हमने इनिशियली 30 डिग्री से छोड़ा है, ऐसी चीज ये पूछ रहा है। ठीक है। तो दोनों टाइम पर हमें एक्सेलरेशन वेक्टर समझने पड़ेंगे, जब हमने इनिशियली छोड़ा तब, और उसके बाद जब ये वर्टिकल हुआ तब। तो फाइनली तुम्हारा कुछ ऐसा केस है कि इस तरीके से वर्टिकल हो गया, और इनिशियली तुम्हारा कुछ ऐसा केस है कि भी ऐसे 30 डिग्री पर इससे है। ठीक है। इनिशियल वाले पे अगर हम बात करें, इस पर फोर्सेस क्या थी फिर से देखो, एम जी टेंशन, है ना, और वेलोसिटी जीरो है, तो ए आर जीरो है।
तो इसके पास बस एक एक्सेलरेशन होगा जो कि होगा इस तरफ, वो होगा तुम्हारा 80। और वो कितना होगा, जरा इस फोर्स को मैं रिजॉल्व कर लूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा एम जी साइन 30 डिग्री, और ये होगा तुम्हारा एम जी कॉस 30 डिग्री। तो 80 तुम्हारा हो जाएगा जी साइन 30। ठीक है, अभी वैल्यू अपने को पता है, और ये बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो डायरेक्शन है ना, मैं जरा एक बार फिर से बना रहा हूँ केवल एक्सेलरेशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो जो 80 की डायरेक्शन है बेसिकली, ये हो गया तुम्हारा बॉब, ये। ठीक है, तो तुम्हारे 80 की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली ये वाली है, जो कि है इससे परपेंडिकुलर, है ना। ठीक है, ये हो गया, और ये एंगल 30 डिग्री है ना, ये हो गया। और जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, जब इसकी बात कर लेते हैं, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होगा यहाँ पर, तो इसके पास अब इस समय पर 80 है, और केवल ए आर होता है जिसकी डायरेक्शन होती है ये, है ना। तो फाइनल जो एक्सेलरेशन वेक्टर है उसको मैं यहाँ पर जरा यहीं पर बना दूं ताकि तुम्हें डायरेक्शन समझ में आ जाए, तो वो उसकी डायरेक्शन हो जाती है ये। ठीक है, ये फाइनल है, ए फाइनल बार लिख देता हूँ मैं इसको, और इसको ए इनिशियल बार लिख देता हूँ, डायरेक्शन बेसिकली एक्सेलरेशन की। तो ये कितना रोटेट हुआ, ये बेसिकली इतना रोटेट हुआ है। ये एंगल कितना है, ये एंगल समझने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि ये पूरा तुम्हारा 90 है ही, और ये एंगल तुम्हारा 30 है। ये कितना रोटेट हुआ, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री ये रोटेट हुआ। समझ में आया कैसे। ये इनिशियल वेक्टर, ये फाइनल वेक्टर। इनिशियल क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल 80 है, ए आर 0 है, और फाइनली तुम्हारा ए आर है, 80 है, और ए आर की डायरेक्शन ये है। तो इनिशियल डायरेक्शन ये है, फाइनल डायरेक्शन ये है। रोटेट कितना हुआ, ये है तुम्हारा 90 डिग्री, और ये है 30 डिग्री, फिगर से दिख गया है। टोटल 120 डिग्री ये रोटेट हुआ है। तो बस यही है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो अब पेंडुलम के हमने लगभग लगभग सारे केसेस कर लिए, इससे ज्यादा कुछ इसमें आता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक इरडोफ का क्वेश्चन करेंगे, तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उससे तुम्हें और आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद इरडोफ के एक दो और अच्छे क्वेश्चन है, उनको देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं इरडोफ का। एक मिनट यार। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं पहले से नोट करके ले आया था, तो मैंने सोचा अब आगे से ऐसे ही रखूंगा यार कि क्वेश्चन पहले नोट करके ले आऊंगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो तुम वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें स्लाइड चाहिए तो मैं इसकी स्लाइड टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तुम्हें चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर मैं सारे पीडीएफ डाल दिया करूंगा, तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन वगैरह विद सॉल्यूशन जो अभी हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं वो तुम्हें मिल जाया करेंगे। तो तुम्हारी मर्जी, क्वेश्चन नोट करना है करो, वरना डायरेक्ट सॉल्व करना है डायरेक्ट सॉल्व करो, नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, हम लोग ज्यादा वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये है तुम्हारा एरोडोफ का। एक मिनट यार, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये है तुम्हारा एरोडोफ का क्वेश्चन नंबर 1.85, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 85 क्वेश्चन, ये दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, बोल रहा है स्मॉल स्फीयर ऑफ मास लेंथ सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड इज टेकन असाइड सो दैट द थ्रेड फॉर्म्स अ राइट एंगल विद वर्टिकल एंड देन रिलीज। तो बेसिकली वही पेंडुलम है, तो अभी हमने जो पहले पूरी एनालिसिस करी उसमें 30 डिग्री पे छोड़ा था, या 90 डिग्री पे छोड़ने को बोल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें तीन पार्ट है। पहला बोल रहा है टोटल एक्सीलरेशन ऑफ स्फीयर व्हेन द थ्रेड टेंशन एज अ फंक्शन एंड द थ्रेड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जिसमें तुम्हारा थीटा वर्टिकल सही है। तो थीटा तुम्हारा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने का, कि थीटा जो है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थ्रेड का विद वर्टिकल है। तो जो थीटा हमने ऊपर अभी सब जगह कंसीडर किया वही है थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले पार्ट में बोल रहा है थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पर तुम्हें थ्रेड टेंशन बताना है। ठीक है, और एंगल थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड द वर्टिकल एट द मोमेंट व्हेन द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली। तो मेरे ख्याल से अभी तुमसे हो जाना चाहिए, तो वीडियो पॉज करके तुम एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट करेंगे। तो बेसिकली ये कह क्या रहा है कि हमने इस तरीके से एक तुम्हारा पेंडुलम है। ठीक है, इसका मैं ऐसे वर्टिकल और अपने अंदाजे से बना ले रहा हूँ। ठीक है, और इनिशियली हमने क्या किया, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसको रखा है, और इसका इसको रिलीज किया है। ठीक है, बेसिकली ये 90 डिग्री है ना, ये कहना चाह रहा है, ये इनिशियल पोजीशन है। फिर इसको हम रिलीज करेंगे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर तुम्हें पता होगा कि 90 तक जाएगा, फिर वापस आएगा उसी तरीके से। तो ये है। तो हमें बताना है टोटल एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर एंड द थ्रेड टेंशन
तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा और टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये हमें बताना है। तो अब एक जनरल एंगल थीटा पर एनालिसिस करते हैं। तो सपोज ये कुछ मूव करके इतने पर आ गया, इस पोजीशन तक आ गया, तो ये एंगल तुम्हारा थीटा है। ये ध्यान रखना, यही मैं कह रहा था कि यहाँ पे लिखा है कि जो है डिफ्लेक्शन ऑफ थ्रेड फ्रॉम द वर्टिकल, तो यही थीटा है। ठीक है, ये किसी जनरल स्टैंड पर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो गया। फोर्सेस बनाते हैं भाई, तो वही तुम्हारी एक हो जाएगी mg और एक हो जाएगी टेंशन। ठीक है, mg को रिजॉल्व कर देता हूँ, ये आ जाएगा तुम्हारा mg cos थीटा और ये आ जाएगा तुम्हारा mg sin थीटा। तो अब किसी भी इस जनरल स्टैंड पर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो at जो तुम्हारा होगा वो तो तुम्हें सिंपली दिख रहा होगा g sin थीटा है। और ar जो होता है तुम्हारा वो होता है mv स्क्वायर बाई आर, है ना। और इसमें बेसिकली एल, इसलिए 12 बोलता हूँ मैं। वो हो जाएगा तुम्हारा टेंशन माइनस mg cos थीटा। तो अगर मेरे को ये टेंशन मालूम चल जाए किसी भी तरीके से, है ना, ये टेंशन, तो क्या मुझे ए आर मालूम चल जाएगा? हाँ। और ए आर और ए टी मालूम चल गया तो ये तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो इस टेंशन को मालूम करने की कोशिश करते हैं यार, है ना। आओ, तो यही चीज यूज करेंगे हम बेसिकली। जो तुम्हारा ए आर है वो ये वाली इन्फॉर्मेशन बेसिकली, तो हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। ठीक है भाई। अब ये v कैसे पता चले, है ना। तो v कैसे पता चलेगा, वही वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। तो जब हमने इसको रिलीज किया तब से हम यहाँ तक जो आए हैं, ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर मैं देखा जाए तो हम कितनी हाइट आए, इस h को मैं बोल सकता हूँ, क्या ये एल कॉस थीटा है? ये समझ में आ रहा होगा, ये एल है तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ तक बेसिकली, है ना। ठीक है, तो मैं जो वी स्क्वायर है उसको टू जी एच लिख देता हूँ वैसे ही, जैसे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे पहले किया था वही चीज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू जी एच की वैल्यू एल कॉस थीटा हो जाएगी तुम्हारी वी स्क्वायर की वैल्यू। इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मैं लिखूंगा एम इंटू में टू जी एल कॉस थीटा बाई एल इक्वल टू टी माइनस जी कॉस थीटा। इतना सिंपल है यार ये, ठीक है। एल से एल काट दो तो टी की वैल्यू आएगी तुम्हारी थ्री एम जी कॉस थीटा। तो एक पार्ट तो तुम्हारा डन हो गया भाई, टेंशन है फंक्शन ऑफ थीटा तुम्हारा आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं इसको यहाँ पुट करूंगा, क्या मेरे को ए आर मिल जाएगा? तो ए आर है तुम्हारा टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये ए आर की वैल्यू है। ठीक है, तो ए आर की वैल्यू मैं इसमें टी की वैल्यू रखूंगा तो थ्री एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगी टू एम जी कॉस थीटा। ये ए आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ए टी अपने पास पहले से था ही जी साइन थीटा, तो ए जो है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा, जो हमें ए एज अ फंक्शन ऑफ थीटा पूछा है। ठीक है भाई, इसको मैं अंदर रखता हूँ, ए आर की वैल्यू में रखूंगा ये, तो इसको मैं लिख सकता डायरेक्टली स्क्वायर करके लिख रहा हूँ फोर एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए टी की वैल्यू में लिखूंगा जी साइन थीटा, तो जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करूंगा, इसको मैं लिखूंगा थ्री एम स्क्वायर जी स्क्वायर, सॉरी एम नहीं लगेगा यहाँ पे, सॉरी जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए आर लिख रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, तो ये एम इंटू ए आर है बेसिकली, तो ए आर की वैल्यू इसमें एम से डिवाइड होगा, तो ये बचेगा केवल इतना टू जी कॉस थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जैसे रखोगे ये हो जाएगा, इसको मैंने लिखा थ्री जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने क्यों किया, इसको मैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये आ जाएगी तुम्हारी ए आर की वैल्यू प्लस जी स्क्वायर, ऐसा है ना, क्योंकि जी स्क्वायर कॉस का थीटा प्लस जी स्क्वायर साइन का थीटा जी स्क्वायर होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए आर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, फिर ए आर नहीं है ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू आएगी जी इंटू में वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो फर्स्ट पार्ट तुम्हारा डन हो गया भाई, तो ये तुम्हारा पूरा डन हो गया, दोनों चीजें हमने इसकी सॉल्व कर ली। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट डन हो गया। सेकंड पार्ट में बोल रहा है तुमसे थ्रेड्स टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है भाई, आओ देखते हैं।
तो अब सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वही हमने फिर जनरल इंस्टेंट पर अपना एनालिसिस किया। सपोज एट एन एंगल थीटा है ये। तो इसके पास वेलोसिटी इस समय पर दो होंगी, मतलब बेसिकली इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ये तो तुम्हें पता होगा। ठीक है। तो अगर मैं अब इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता हूँ, तो तुम भी देख सकते हो कि एंगल देख लेते हैं। तो ये एंगल तुम्हारा थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला अगेन थीटा होगा, है ना। तो वेलोसिटी के अगर मैं कंपोनेंट लूँ, तो एक आएगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल जो कि होगा तुम्हारा v cos थीटा, ऐसे लिख रहा हूँ। और एक आएगा तुम्हारा वर्टिकल, तो v sin थीटा। तो अपने को क्या चाहिए कि ये वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि v sin थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो v sin थीटा की वैल्यू लिखते हैं। तो v की वैल्यू तो अपने पास ऑलरेडी थी यहाँ पर, कहाँ गई? v की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी ना। ये रही, v स्क्वायर इक्वल टू 2gl cos थीटा, यानी कि v की वैल्यू थी √2gl cos थीटा। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि √2gl cos ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा, इस पूरे को मैक्सिमम करना है। तो इसको मैं सपोज कुछ मैं एफ थीटा बोल दूं इसको। तो इस एफ थीटा को हमें मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, वही भाई डी एफ बाई डी थीटा जीरो कर दूंगा। तो इससे अपना काम हो जाएगा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और आसान कर देता हूँ, फालतू का कॉम्प्लिकेट क्यों करता हूँ। इसको मैं जरा ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कि √2gl टू रूट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस पूरे कॉन्स्टेंट को अलग ही कर देता हूँ। तो अपने को अब इस पूरे फंक्शन को मैक्सिमम करना है। ठीक है। ये क्योंकि ये √2gl को फालतू बार बार लेके क्यों घूमे भाई साथ में। ठीक है, ये हो गया। इस पूरे को मैक्सिमम करना है। इसको मैंने कुछ नाम दिया, सपोज वही एफ थीटा। ये नहीं दिया हमने, ठीक है, ये आप दे रहे हैं एफ थीटा। अब हमें इसको मैक्सिमम करना है। तो डी एफ बाई डी थीटा वही हम जीरो करेंगे भाई। ठीक है। तो ठीक है। तो ये रूट कॉस थीटा साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो रूट कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस थीटा की पावर हाफ है। तो 1/2 रूट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन थीटा। और इसके साथ साइन थीटा हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा, और रूट कॉस थीटा को वैसे का वैसा लिख देंगे, रूट कॉस थीटा। ये तुम्हारा जीरो होना चाहिए। आप देखते हैं इसको। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा रूट कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। यहाँ से एक काम करेंगे, 2 रूट कॉस थीटा को हम एलसीएम लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 रूट कॉस थीटा इंटू रूट कॉस थीटा इंटू रूट कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये गया तुम्हारा, ये तो नॉन जीरो ही रहेगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। यहाँ से लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। तो वही कर देता हूँ, सारा कॉस में आ गया, ये हो गया। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। प्लस माइनस आएगा तो वो तुम अपने आप समझ सकते हो कि एक उसके अपोजिट साइड भी सेम टाइप की चीज बनेगी। तो ये हो गया। तो ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। तो इस पॉइंट पर तुमसे टेंशन पूछा था। तो जब कॉस थीटा इतना होगा, है ना, उस टाइम पर तुम्हारी वेलोसिटी, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा v इज मैक्सिमम। ठीक है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी ये पूछ रहा था। अब इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी? टेंशन की वैल्यू हमने ऊपर लिख रखी है शायद। तो टेंशन की वैल्यू होती है 3 mg cos थीटा, जो हमने ऊपर इसमें से निकाली थी कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेंशन इक्वल टू 3 mg cos थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 3 mg cos थीटा की वैल्यू 1/√3 यहाँ पे रखेंगे हम। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 mg। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये वाला पार्ट भी
अब थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट, तो इसमें क्या बोल रहा था, आओ देखते हैं। काफी लंबा हो गया क्वेश्चन इसमें, चलो ये पार्ट में डन है ना। हाँ, तो ये पार्ट डन है। तो ये बोल रहा है एंगल थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड द वर्टिकल एट द मोमेंट व्हेन द टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यानी कि टोटल एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, टोटल एक्सीलरेशन डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड कब होगा, आओ देखते हैं। तो एट अ जनरल इंस्टेंट हम फिर से एक बार एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा वर्टिकल, ये रहा कोई जनरल इंस्टेंट जो कि है एंगल थीटा पर। तो इस पॉइंट पर इस पर वही फोर्सेस दिखा देता हूँ एक बार फिर से, जी टेंशन। अब ये कह रहा है कि हमें क्या बताना है, थीटा की वैल्यू बतानी है एट द टाइम व्हेन टोटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डायरेक्शन, पहले तो हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं बेसिकली। अब की बार हमारा फायदा है कि हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कर लें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बोल रहा है। अगर वो ऐसा कुछ बोलता है कि रेडियल डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो जाए, या टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो जाए, या एटी जीरो हो जाए, एआर जीरो हो जाए, तो उन केसेस में हम फिर रेडियल टेंजेंशियल में फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। बट अभी वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व कर लो। तो टी को रिजॉल्व करते हैं भाई, तो ये थीटा है, ये हो जाएगा तुम्हारा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा टी साइन थीटा। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है तुम्हारा एंगल थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड द वर्टिकल एट द मोमेंट व्हेन द टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यानी कि टोटल एक्सीलरेशन तुम्हारा हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, यानी कि टोटल फोर्स भी हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। तो इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्टिकल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो वर्टिकल फोर्स जीरो कब होगा, जब तुम्हारा टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी होगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम जी की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एम जी अपॉन टी, और टी की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, थ्री एम जी कॉस थीटा, तो एम जी अपॉन थ्री एम जी कॉस थीटा। जब ऐसा होगा तो तुम्हारा केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो एम जी से एम जी कट गया, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाई थ्री। तो भाई कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। जब ऐसा होगा तो उस टाइम पर तुम्हारा ये बिल्कुल ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आई होप मेरे ख्याल से चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा आंसर। हाँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री आया है, बट हम इसका केवल प्लस वन बाई रूट थ्री लेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि तुम ध्यान से देखो जो थीटा की लिमिट्स है, बेसिकली थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स है, बट फिजिक्स से हमें पता है कि थीटा यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो ये तुम्हारा एंगल हो गया 90, और ये हो गया -90। तो इस पूरी रेंज में थीटा कॉस थीटा तुम्हारा पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वैल्यूज हम वैसे ही निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू प्लस वन बाई रूट थ्री हम लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो मैंने तुम्हें रीजन बता दिया, क्योंकि हमारा जो रेंज है जिसमें थीटा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तो उस रेंज में तुम्हारा कॉस नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिव वाले तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गया। तो वो मैथमेटिक्स का है, बट हमें क्लियरली दिख रहा है माइनस वन बाई रूट थ्री कहीं भी ऑप्शन होगा तो टिक मत कर देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। कॉस थीटा यही पूछा था ना तुमसे। हाँ, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स बाय वन बाई रूट थ्री ऐसा लिख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा डन। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा क्वेश्चन। इसमें काफी चीजें थी यार, अच्छा क्वेश्चन था। अब पेंडुलम में एक और क्वेश्चन है, तो इसको मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। तो ये क्वेश्चन तुम स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं नोट्स तो दे ही दूंगा, तो उससे देख लेना। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है इरोडोव का, क्वेश्चन नंबर 86। तो मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ कि इरोडोव 1.86। तो 1.86 मतलब वही फर्स्ट चैप्टर का 86 क्वेश्चन नंबर। इसमें बोल रहा है बॉल सस्पेंडेड बाय इट्स हेड स्विंग इन अ वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स एक्सीलरेशन वैल्यू एक्सट्रीम एंड द लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल। तो डिफ्लेक्शन एंगल थीटा बताना है एक्सट्रीम पोजीशन। तो ठीक है, ये भी वैसे सिंपल है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर आज की थ्योरी समझ में आई तो तुमसे ये हो जाएगा, तो इसीलिए ये होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना, आई होप हो जाना चाहिए। बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब तुम्हें अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में ये बता देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें डाउट आया था, तो टाइम स्टैम्प डाल देना। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी टेंशन मत लेना।
तुम्हारे फर्स्ट जेई मेन के पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, इसका पूरा शेड्यूल मैंने बना लिया है, तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी और यूट्यूब पर भी एक दो दिन के अंदर शेयर कर दूंगा, तो उसमें तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कितने टाइम में क्या क्या कैसे करना है। और उसके अलावा एक स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो भी मैं इस पर बहुत जल्दी बनाऊंगा तुम लोगों के लिए, कि जो है जो J2025 के एस्पिरेंट्स है पर्टिकुलरली, तो उनको अब अगले 3-4 महीने कैसे क्या करना है, तो ताकि वो एक अच्छा रिजल्ट निकाल सके। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।